78% है ना, एक बहुत बड़ा नंबर। जरा सोचिए, हमारे चारों ओर हर एक पल एक ऐसा अदृश्य तत्व मौजूद है जो हमारे वायुमंडल का पूरे 78% हिस्सा घेरता है। यह हर जगह है, हमारे बेडरूम में, पार्कों में, हमारी हर एक सांस में। लेकिन कमाल की बात देखिए, हमारी मानवीय इंद्रियां इसे बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सकती। और यहीं से शुरू होता है एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास, या कह लीजिए एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। ये गैस हर जगह मौजूद है, सच में हर जगह, लेकिन फिर भी पृथ्वी पर मौजूद अधिकांश जीवों के लिए ये अपनी प्राकृतिक अवस्था में पूरी तरह से बेकार है। जी हाँ, इतनी प्रचुर मात्रा में होने के बावजूद हम इसे जीवन को बनाए रखने के लिए सीधे तौर पर इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। तो प्रकृति की इस असंभव सी लगने वाली पहेली को सुलझाने के लिए आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज का हमारा सीधा सा लक्ष्य है इस अत्यंत महत्वपूर्ण जैविक और रासायनिक यात्रा यानी नाइट्रोजन चक्र के रहस्यों को गहराई से समझना और ये देखना कि प्रकृति अपना रास्ता कैसे बनाती है। ठीक है, तो आइए जल्दी से देखते हैं कि आज के इस सफर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले हम नाइट्रोजन गैस के कुछ बुनियादी बातों को समझेंगे। उसके बाद इस उपयोगिता के विरोधाभास को जानेंगे। फिर देखेंगे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कैसे होता है, खाद्य जाल में इसकी यात्रा कैसे आगे बढ़ती है और अंततः इसकी वायुमंडल में वापसी कैसे होती है। चलिए बिना किसी देरी के भाग 1 से शुरुआत करते हैं, नाइट्रोजन गैस की बुनियादी बातें। अगर हम थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटें तो साल था 1772। यही वो समय था जब डैनियल रदरफोर्ड ने वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली इस गैस यानी नाइट्रोजन की ऐतिहासिक खोज की थी। विज्ञान के दुनिया में इस तत्व को समझने की दिशा में ये सच में एक बहुत बड़ा और अहम कदम था। अब एक बड़ा सवाल ये आ सकता है कि भाई इतनी सारी गैस हमारे आसपास है तो हमें पता क्यों नहीं चलता? तो इसका जवाब इसके गुणों में छिपा है। ये गैस पूरी तरह से रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन है। मतलब ना इसका कोई रंग है, ना कोई स्वाद और ना ही कोई महक। और हाँ, ये पानी में बहुत आसानी से घुल दी जाती है। बस यही कारण है कि हम इसे सीधे तौर पर पहचान नहीं पाते। लेकिन इसके उपयोग, वो तो और भी ज्यादा हैरान करने वाले हैं। गैसीय और तरल अवस्था में इसके कामों के बीच का अंतर सच में शानदार है। गैसीय रूप में इसका इस्तेमाल धातुकर्म से जुड़ी प्रक्रियाओं में एक अक्रिय या निष्क्रिय वातावरण बनाने के लिए होता है और यहाँ तक कि हमारे घरों के साधारण विद्युत बल्बों को भरने के लिए भी। लेकिन जब ये तरल या लिक्विड रूप में होती है तो ये एक बेहद शक्तिशाली प्रशीतक यानी कूलेंट बन जाती है। इसका उपयोग जैव पदार्थों को सुरक्षित रखने, खाने को एकदम जमाने और यहाँ तक कि बहुत कम तापमान पर होने वाली शल्य चिकित्सा यानी क्रायोसर्जरी में भी किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, उपयोगिता का विरोधाभास। तो सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि वायुमंडल में मुख्य रूप से कार्बनिक, नाइट्रोजन, अमोनियम आयन, नाइट्रेट आयन और नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, हवा का 78% हिस्सा। लेकिन विडंबना देखिए, इतनी प्रचुर मात्रा में होने के बावजूद कुछ खास जीवाणुओं और नीले हरे शैवालों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे जीव और पौधे इस खजाने का सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिंदा रहने के लिए इस गैसीय रूप को किसी ऐसे प्रयोज्य रूप में बदलना बहुत जरूरी है जिसका शरीर आसानी से उपयोग कर सके। तो प्रकृति ने इस समस्या का क्या हल निकाला? यही है हमारा भाग 3, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। प्रकृति के इस मास्टर स्ट्रोक को नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। आसान शब्दों में कहें तो हवा में मौजूद मुक्त नाइट्रोजन को ऐसे उपयोगी यौगिकों या कंपाउंड्स में बदलने की प्रक्रिया। और इस पूरी कहानी का असली हीरो कौन है? राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया। इस जटिल काम में राइजोबियम बैक्टीरिया की भूमिका सबसे अहम होती है और ये जीवन को संभव बनाने वाले सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक है। अब इस पूरी प्रक्रिया को इस विजुअल मैप के जरिए समझते हैं। हमारा पूरा नाइट्रोजन चक्र। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पूरी यात्रा सबसे ऊपर से शुरू होती है, ठीक वहीं से जहाँ वायुमंडलीय नाइट्रोजन मौजूद है। ये चक्र प्रमुख रूप से 2 चरणों में पूर्ण होता है। हवा से मिट्टी तक पहुंचने के लिए प्रकृति के पास 2 अद्भुत मार्ग हैं। पहला तरीका बहुत ही नाटकीय है, आसमान से कड़कती हुई विशाल विद्युत ऊर्जा वाली बिजली या तड़ित द्वारा स्थिरीकरण। और दूसरा तरीका एकदम सूक्ष्म स्तर पर होता है, जीवाणुओं एवं नीले हरे शैवाल द्वारा। ये छोटे जीव हवा की नाइट्रोजन को सोखकर उसे उपयोगी नाइट्रोजनी यौगिकों में बदल देते हैं,
जो सीधे मिट्टी में मिल जाते हैं। है ना कमाल की बात? आगे बढ़ते हैं भाग 4 पर, खाद्य जाल या फूड वेब में इसकी गति। एक बार जब ये नवनिर्मित नाइट्रोजन यौगिक मिट्टी में आ गए तो जीवमंडल में इनकी यात्रा शुरू होती है। अगर हम इस आरेख के निचले मध्य भाग पर गौर करें तो तीरों की दिशा से एकदम साफ हो जाता है कि कैसे ये चक्र मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक से शुरू होकर जीवित जीवों की दुनिया में प्रवेश करता है। यहाँ एक बहुत ही स्पष्ट और दिलचस्प चेन रिएक्शन देखने को मिलता है। सबसे पहले पौधे मिट्टी से इन यौगिकों का अवशोषण करते हैं, फिर जंतुओं द्वारा इन पौधों को खाया जाता है, जिससे ये जरूरी नाइट्रोजन उनके शरीर के अंदर पहुंच जाती है, और फिर अंततः उत्सर्जन के दौरान या फिर जीवों की मृत्यु हो जाने पर ये नाइट्रोजन अपशिष्ट के रूप में वापस उसी मिट्टी में लौट आती है। यह जीवन की एक सतत जैविक श्रृंखला है। और अंत में भाग 5, वायुमंडल में वापसी। इस चक्र को पूरा करने के लिए अब इसके अंतिम चरण की ओर बढ़ा जाए। आरेख के इस अंतिम चरण में अगर आप दाईं तरफ ऊपर की ओर जाते हुए उन तीरों को देखें तो वो इस यात्रा का आखिरी रास्ता दिखाते हैं, जहां यौगिक टूटते हैं और गैस वापस आसमान की तरफ लौट जाती है। इसे आप नाइट्रोजन की वापसी की यात्रा कह सकते हैं। इसमें कुछ विशिष्ट जीवाणु मोर्चा संभालते हैं। उनका काम है मिट्टी में मौजूद नाइट्रोजन यौगिकों को वापस गैसीय नाइट्रोजन में बदल देना। ये जीवाणु यौगिकों को तोड़ते हैं, नाइट्रोजन को मुक्त करते हैं और उसे वापस वायुमंडल में मिला देते हैं। और इसी के साथ हमारा ये खूबसूरत चक्र पूरी तरह से संपन्न हो जाता है। वैसे इस प्राकृतिक चक्र से थोड़ा हटकर बात करें तो रसायन विज्ञान का एक बेहद रोचक पहलू ये भी है कि हम इसे लैब में भी बना सकते हैं। जी हाँ, प्रयोगशाला में सोडियम नाइट्राइड और अमोनियम क्लोराइड के विलयन को एक साथ गर्म करके कृत्रिम रूप से नाइट्रोजन गैस बनाई जा सकती है। यह प्रकृति के इतने बड़े काम को प्रयोगशाला में समझने का एक शानदार तरीका है। तो इस संपूर्ण चक्र का विश्लेषण करने के बाद एक विचारोत्तेजक प्रश्न सामने आता है। जरा सोचिए, यदि मिट्टी से नाइट्रोजन को वापस गैस में बदलने वाले वो विशिष्ट जीवाणु अचानक से दुनिया से गायब हो जाएं, तो हमारे वायुमंडल का क्या होगा? ये सवाल इस बात को उजागर करता है कि इस प्राकृतिक चक्र का संतुलन कितना नाजुक है और पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए हर एक सूक्ष्म जीव कितनी अनिवार्य भूमिका निभाता है। ये वास्तव में विचार करने योग्य एक बहुत ही गहरा प्रश्न है।